स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लोकसभा का जो थर्ड फेज का वोटिंग है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, लोकसभा का जो थर्ड फेज का वोटिंग है उसको पीसफुली वे में कंडक्ट करवाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 64% जो वोटर्स हैं उनके द्वारा अपना जो वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज किया गया है थर्ड फेज के दौरान में। आप देखिएगा हमारे जो पीएम है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उनके द्वारा भी अपना जो वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज किया गया है गुजरात के अंदर में। प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के अंदर है उनके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज किया गया कर्नाटका के अंदर में। तो आपको वोटिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मिनिमम एज के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिएगा आपके प्रिपरेशन फेज के अंदर में काफ़ी बार आप इस टॉपिक को रीड करोगे कि कितना जो एज है वो मिनिमम एज हुआ करता है वोटिंग के पर्सपेक्टिव से। अर्लियर फेज के अंदर में वोटिंग का जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो वोटिंग का एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको 18 ईयर्स है वो कर दिया गया है। अगर आपका वोटिंग का एज है वो, अगर आपके द्वारा जो मिनिमम एज है वोटिंग 18 ईयर्स उसको कंप्लीट किया गया है, इंडिया के आप सिटीजन हो, तो आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में जिस बूथ के ऊपर आपका जो वोट है वो रजिस्टर है, तो वहां से आपके द्वारा वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट, जब भी आप वोट की रिगार्डिंग में अपने बूथ के लिए अप्रोच करते हो तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा एक इंक है उसको अप्लाई किया जाता है आपके फिंगर के ऊपर में, और उसी इंक का जो फिंगर है उसको शो किया जाता है कि आपके द्वारा जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्शन का जो इंक है उसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जरूर से होना चाहिए। हर एक कंट्री के अंदर में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में अलग अलग प्रोसीजर के थ्रू इस इंक है उसको यूज किया जाता है। आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर में जो आपका कंप्लीटली जो फिंगर है उसको इंक के अंदर में वहाँ पे इंक है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे एक मार्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसके रिगार्डिंग में। अगर हम इस इंक के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, जो फोस्फेरिक इंक के रूप से भी इसको जाना जाता है, फोस्फेरिक इंक है उसके रूप से भी इस इंक को जाना जाता है। 1962 का जो इलेक्शन है उस समय में पहली बार इस इंक है उसको अप्लाई किया गया था इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। और जो हमारे यहाँ पे CSIR नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, CSIR के अलावा आप देखिए कि नेशनल जो फिजिक्स लेबोरेटरी है उनके द्वारा इस इंक को प्रिपेयर किया जाता है, जो इलेक्शन के अंदर में आपको जो इंक है वो देखने के लिए मिलता है। इलेक्शन इंक के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा इस इंक के अंदर में। इस इंक के अंदर में आपको किसका यूज़ देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट? सिल्वर नाइट्रेट का। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए कि इंक के अंदर में आपको जो सिल्वर नाइट्रेट है वो देखने के लिए मिलता है। 1962 के समय फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया। डेवलप किसके द्वारा किया जाता है? CSIR प्लस में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है उनके द्वारा इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर है वो किस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से इलेक्शन है वो कंटेस्ट करते हैं, वो आपको वाराणसी से देखने के लिए मिलेंगे। जो बनारस नाम का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से इलेक्शन को कंटेस्ट किया करते हैं। बट इनके द्वारा जो वोटिंग का जो राइट है उसको एक्सरसाइज किया गया है गुजरात के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, रजिस्टर अगर आप वोटर हो इंडिया के रिगार्डिंग में, तो आपके द्वारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो गवर्नमेंट है, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 90 टोटल वहाँ पे जो MLAs है उनका जो सीट है, जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर में जो प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में है उनके पास में जो मिनिमम मेजोरिटी का जो रिक्वायरमेंट है 46 जो मिनिमम मेजोरिटी है वो आप देखिए कि उनके पास में नहीं है। वो नहीं होने की वजह से काफ़ी बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उनसे सपोर्ट है वो लिया गया है। काफ़ी बार इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी जो सपोर्ट है वो लिया गया है। तो आप देखिए कि उसी के अंदर में कुछ 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा अपना जो यहाँ पे सपोर्ट है उसको विड्रॉवल किया गया। उसी की वजह से न्यूज़ के अंदर में है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है हो सकता है कि उनके पास में जो मिनिमम नंबर्स है वो नहीं हो। बट आप देखिए कि जो मिनिमम नंबर्स का जो टेस्टिंग है वो फ्लो टेस्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। फ्लो टेस्ट जो कंडक्ट होगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो असम्बल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और असम्बल आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जब विड्रोवल होगा वो लोकसभा इलेक्शन के रिगार्डिंग में, उसी के लेटर फेज के अंदर में आपको असेंबली का जो असम्बल है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्ट हुए कैंडिडेट उसके बारे में भी आपको एक जानकारी होना चाहिए।
आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो अप्लाई हो सकता है अगर इनके द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन कर दिया गया। अगर आप देखिए कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्ट हुए जो कैंडिडेट्स हैं, सपोज कीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेंथ है 5 MLAs है उनके पास में, और 5 MLAs में से जो 4 MLAs है वो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उसको ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस दौरान में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका एप्लीकेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का जो राइट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग में जो 6 मंथ का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इस तरीके का कोई राइट नहीं है। जो निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं, जो किसी भी दल से नहीं इलेक्ट होकर आए हैं, उनको यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट तो कर सकते हैं बट ज्वाइन नहीं कर सकते। अब आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए हरियाणा के अंदर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 90 है। हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितना बताया गया है स्टूडेंट्स, कि मिनिमम आप देखिए कि 60 जो स्ट्रेंथ है वो होना चाहिए। 60 जो MLAs हैं वो जरूर से इलेक्ट होने चाहिए उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। बट हमारे यहाँ पे भी कुछ स्टेट्स का लेजिस्लेटिव असेंबली है या कुछ यूनियन टेरिटरीज का लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 60 नहीं है, लेस देन द 60 आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए उसके अंदर एक गोवा नाम का जो स्टेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, गोवा को स्टेट हुड है वो कब दिया गया था? आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में इसको यूटी के रूप से इंडिया के अंदर ऐड किया गया था। पोर्तुगीज का यहाँ पे रूल हुआ करता था। इसको एज ए स्टेट के रूप से ऐड किया जाता है 1987 के समय में। जब आप देखिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर में जो फार ईस्ट के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और फार ईस्ट के अंदर में सबसे डाउन के अंदर स्टेट आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा? मिजोरम। तो इन दोनों स्टेट्स को भी उसी समय में जो यूनियन टेरिटरीज को जो स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया था, उसी समय में गोवा को भी स्टेटस दिया गया था। तो गोवा के अंदर में लेस देन 60 का जो नंबर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट सिक्किम है, सिक्किम के अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। पुडुचेरी है, मिजोरम भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सिक्किम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि सिक्किम को अर्लियर फेज के अंदर में 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 2A है, 10 शेड्यूल है, उसके थ्रू ऐड किया गया। बट आप देखिए कि जब सिक्किम को यहाँ पे ऐड किया गया तो वहाँ के लोगों का डिमांड था कि उनको मोर अकाउंटेबिलिटी है, मोर एसोसिएशन है वो इंडिया के साथ में चाहिए। तो उसी की वजह से ये 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो आर्टिकल 2A है, 10 शेड्यूल है, उसको ऐड किया गया, उसको डिलीट किया गया। और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को एज ए फुल फ्लेज स्टेट के रूप से इंडिया के अंदर में ऐड किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये सिक्किम के बारे में गोवा के पर्सपेक्टिव से लेस देन द जो 60 का जो क्राइटेरिया है उससे कम जो स्ट्रेंथ वाली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके बारे में हमने रीड किया। अब आपको यहाँ पे बंगाल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि बंगाल के अंदर में 2016 के समय में एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैरी आउट किया गया था बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा। उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर में 25,000 के आसपास टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के जो लोग हैं, उसी आप देखें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कि ये बेसिकली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल जो 16 है उसके वायलेशन के रूप से उनके द्वारा देखा गया है। जिन पर्सन्स के द्वारा यहाँ पे जो जॉब है उसको सिक्योर किया गया, उनको सैलरी है वो रिटर्न करने के बारे में भी डिस्कस किया गया। उनको इतना इंटरेस्ट के साथ में जो सैलरी है उसको रिटर्न करना होगा वापस से। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनके द्वारा अप्रोच किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रिलीफ है उनको प्रोवाइड किया गया है जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड जो पर्सनस है उनके रिगार्डिंग में। इसराइल के द्वारा अपना जो फोर्सेज है उनको अपने जो टैंक्स है उनको सेंड किया गया है सदर्न जो सिटी है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, जिसको कि हम रफा के नाम से जानते हैं। या आप देखिए कि रफा बॉर्डर भी आपको देखने के लिए मिलता है सदर्न सिटी के अंदर में। इजराइल का जो मैप है उसको ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आपको इजराइल का जो यहाँ पे जो लोकेशन है उसके बारे में ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे आपको जो गाजा स्ट्रिप है वो देखने के लिए मिलेगा, उसका जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे ये जो रफा बॉर्डर है वो सिचुएटेड है, या रफा का जो आपको जो सिटी है वो देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप है वो कंटिन्यूस आपको फेमाइन का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। और ये जो कम्प्लीटली जो नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है या वेस्टर्न पार्ट है, इसको रेगुलेट किया जाता है इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे।
ओनली एकमात्र ये जो सदर्न पार्ट का जो एरिया है, सदर्न पार्ट का जो बॉर्डर है, रफा बॉर्डर, उसका कंट्रोल आपको इजराइल के अंडर में नहीं देखने के लिए मिलता था। आप देखें कि इजरायली जो फोर्सेज है उनके द्वारा टैंक्स को सेंड किया गया है, तो जल्दी इसके ऊपर भी आपको इजराइल का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। अब ये किसको इम्पैक्ट करेगा? आप देखिए काफ़ी सारी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो इस रफा बॉर्डर के थ्रू सेंड किया गया था, तो उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है। काफ़ी सारी जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज है उनके द्वारा यहाँ पे कहा भी गया था कि इजराइल के द्वारा रफा बॉर्डर के ऊपर जो अटैक है वो ना कैरी आउट किया जाए, बट आप देखिए उनके द्वारा अटैक है वो कैरी आउट किया गया है। हमास के द्वारा जो इजिप्ट एंड कतर के द्वारा एक सीज फायर का जो प्रपोजल है उसको सजेस्ट किया गया था, उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया था, बट इजराइल के द्वारा रफा बॉर्डर के ऊपर अटैक किया गया। वेस्ट नाइल फीवर के बारे में है, नाइल रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ये तो आपका होमवर्क है। कौन कौन सा एक जो कंट्रीज है वो इसके बेसिकली कोर्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं नाइल रिवर के वहाँ पे। वेस्ट नाइल कहाँ से फ्लो करती है, दूसरा टाइप का जो नाइल्स हैं वो कहाँ से फ्लो करती हैं, इसको तो आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बता सकते हो नाइल रिवर का जो कोर्स है उसके बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। आप देखिए कि इथोपिया नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा बेसिकली नाइल रिवर के ऊपर एक डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। उनके एक पॉलिटिकल पर्सन है जिनको कि नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2018-19 के समय में। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नाइल रिवर का जो कोर्स है उसके बारे में। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है प्रेजेंट समय के अंदर में। आप देखिए कि सी पायरेट्स का जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले रेड सी के एरिया के अंदर में। रेड सी के अंदर में यमन से जो होती रिबेलियंस हैं उनके द्वारा भी अटैक किया गया था। तो स्टूडेंट्स वेस्ट नाइल फीवर है जो आप केरल के अंदर में उसके कुछ केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। केरल का कुछ एरिया है, आप देखिए कि कोझिकोड किस वजह से न्यूज़ के अंदर में था स्टूडेंट्स। आप देखिए यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है उसके अंदर में इसको एज ए लिटरेचर सिटी के रूप से ऐड किया गया है। इंडिया का फर्स्ट आपको जो लिटरेचर सिटी है वो देखने के लिए मिलता है कोझिकोड नाम का जो सिटी है। तो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप देखिए कि मल्लापुरम है। आप देखिए कि कोझिकोड के अलावा मल्लापुरम है, मल्लापुरम के अलावा आपको यहाँ पे थ्रिसूर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है। थ्रिसूर किस वजह से फेमस है स्टूडेंट? थ्रिसूर पोरम नाम का एक जो आपको जो फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है, एक एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है थ्रिसूर पोरम के अंदर में। तो आप देखिए कि कोझिकोड है, मल्लापुरम है, थ्रिसूर है, वहाँ पे कुछ वेस्ट नाइल फीवर के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। वेस्ट नाइल फीवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको ये मॉस्किटो बोर्न वेक्टर जो इन्फेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। मॉस्किटो के द्वारा इसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। वेक्टर इन्फॉर्म जो वेक्टर इन्फेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लड सैंपल का जब टेस्टिंग को कैरी आउट किया जाता है तो उसी समय में आइडेंटिफाई किया जाता है कि डेट पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द वेस्ट नाइल फीवर से वो इन्फेक्टेड है। आप देखिए कि ब्लड सैंपल के बारे में इसके अलावा यहाँ पे एक और टेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वीरोलॉजी है जो पुणे के अंदर सिचुएटेड है, उनके द्वारा इसको कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स वेस्ट नाइल फीवर जो है उसके जो सिम्टम्स हुआ करते हैं जिसके कि हेडेक होना, फीवर का सिचुएशन क्रिएट होना और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिम्टम के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि जो जापानीज़ एंसेफ्लाइट नाम का जो एक आपको बुखार है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि किस बुखार के नाम से जानते हैं? चमकी बुखार। ये बिहार के रीजन के अंदर में आपको काफ़ी बार, बिहार ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। जो चमकी फीवर है, जापानीज एंसेफ्लाइटिस है, उसके रिगार्डिंग का जो सेम सिम्टम्स है वो वेस्ट नाइल फीवर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट नाइल फीवर के बारे में तो मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो है जिसके थ्रू ये यहाँ पे हुआ करता है? तो आप देखिए कि आपको एक कुलेक्स नाम का जो मॉस्किटो है वो देखने के लिए मिलेगा, कुलेक्स स्पीसीज ऑफ द मॉस्किटो, जिसके थ्रू ये बेसिकली जो वेस्ट नाइल फीवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 2016 के समय में एडिस मॉस्किटो की रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। आप देखिए एडिस मॉस्किटो की वजह से कौन सा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो आपको ये मॉस्किटो का जो स्पीसीज है कुलेक्स, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है वेस्ट नाइल फीवर का? स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय के अंदर में ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल नहीं है जब इसे मॉस्किटो का जो स्पीसीज है उसके द्वारा बाइट किया जाता है। तो आप देखिए कि ब्लड के अंदर में इसका जो सर्कुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है जो बेसिकली यहाँ पे टेस्टिंग के थ्रू में या ब्लड सैंपल्स के थ्रू ही इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
कोझिकोड है, मल्लापुरम है, थ्रिसूर का जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे कुछ केसेज हैं वो सामने आए हैं। लास्ट टाइम 2011 के समय से यहाँ पे जो ये वेस्ट नाइल फीवर के जो केसेज है वो सामने आते हैं केरल के इस एरिया के अंदर में। कोझिकोड के बारे में हमने रीड किया, लिटरेचर सिटी के रूप से यूनेस्को के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है स्टूडेंट्स कि वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा सिटी है जिसको कि एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप से लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर में रिकॉग्नाइज किया गया था। क्या वो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, क्या वो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वर्ल्ड का जिसको कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया? इसके बारे में आपको रीड करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो आप। पीसफुली पासिंग के बारे में कि जो डेथ है किसी भी पर्सन का है वो पीसफुली हो, यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पैसिव यूथेनेसिया है, जो पैसिव यूथेनेसिया है उसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है 2023 का, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स पीस हर एक पर्सन का जो यहाँ पे एक राइट आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि 7 अप्रैल का जो डे है, 7 अप्रैल का जो डे है जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे का आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में जो थीम था वो क्या था कि माई हेल्थ माई राइट का जो प्रोसीजर है। तो यहाँ पे जो पीसफुल पासिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि डेथ है वो डिग्निफाइड डेथ हो, पीसफुली डेथ हो, हॉस्पिटल्स के अंदर में ना हो, क्योंकि हर एक पर्सन की इच्छा हुआ करती है। जो मैक्सिमम पर्सन्स की जो आपको एक जो इच्छा है वो देखने के लिए मिलती है कि उनका जो होम है, अपने जो क्लोज वंस पर्सन है उन्हीं के सराउंडिंग के अंदर में उनका जो पीसफुल डेथ है वो देखने के लिए मिले। एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसको हमने देखा कि यहाँ पे पैसिव यूथेनेसिया के बारे में डिस्कस किया गया है, या जो पैलिएटिव केयर के बारे में रिगार्डिंग में 2023 का जो जजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और देखिए काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में राइट टू डेथ का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है? तो स्टूडेंट्स राइट टू डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है प्रेजेंट समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जैनिज्म की पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी बार एक संतारा नाम का जो रिचुअल है वो देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर पर्सन के द्वारा कुछ भी ईट है वो नहीं किया जाता है। तो आप देखिए कि जो संतारा जो प्रथा है उसके रिगार्डिंग में भी आपको जजमेंट देखने के लिए मिलता है कि इस तरीके से किसी भी पर्सन के द्वारा जो राइट टू डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके रिगार्डिंग में आपको अरुणा शानबाग का जो केस है वो जरूर से पता होना चाहिए। एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको जरूर से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। एग्जाम के पर्पज से जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है। आप देखिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो लीगल सेक्टर है, हमारा जो लीगल सेक्टर है उसको यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट किया जाता है। 2023 के दौरान में फॉरेन जो लॉयर्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है, बट फॉरेन लॉयर्स हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स। ओनली आप देखिए कि जॉइंट वेंचर का कोई केस है, कोई मर्जर का कोई केस है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई केस है, उसको बेसिकली फॉरेन लॉयर्स हैं उनको अलाउ किया गया है। हमारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं, हमारे जो कोर्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग में जो फॉरेन लॉयर्स है वो अपीयर नहीं हो सकते हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। बट आप देखिए इंडिया का जो ट्रेड है वो लार्जर आपको ग्लोबल लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है उनके अंदर में जो फॉरेन लॉयर्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो इंडियन लीगल इंडस्ट्री का जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमको लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको 1991 के अंदर जो LPG रिफॉर्म्स है उनके थ्रू देखने के लिए मिलता है। बट लीगल सेक्टर के अंदर में जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, वो लेटर फॉर्म के अंदर में अभी रिसेंटली उसको अडॉप्ट किया गया है। फॉरेन लॉयर्स को 2023 के समय अलाउ किया गया। जॉइंट वेंचर है, मर्जर का कोई कॉन्सेप्ट है, या आप देखिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग में कोई केस है तो उसके अंदर में वो अपीयर हो सकते हैं इंडियन कोर्ट्स के बिफोर में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर भी अलाउ किया गया है क्योंकि इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि ट्रेड है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लीगल इंडस्ट्री के अंदर में नए जो रूल्स है उनका ज़रूरत है जिससे कि यहाँ पे फॉरेन लॉयर्स है वो यहाँ पे अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट कर सकें। अलग अलग डिफरेंट वे में यहाँ पे जो बेसिकली डिस्कस किया गया है लीगल सेक्टर के रिगार्डिंग में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में एक डिस्कस किया गया था स्टूडेंट्स। 2020 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो लीगल सेक्टर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्या उनको भी रेगुलेट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स यस, उनका भी रेगुलेशन आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू देखने के लिए मिलेगा।
इस एडिटोरियल में जो फॉरेन लॉयर्स को अलाउ किया जाएगा उसका जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। तो आपको इसको रीड करना है स्टूडेंट्स। प्लास्टिक का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में है। तो आप देखिए कि आपको एक प्लास्टिक के रिगार्डिंग में जो ट्रीटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। प्लास्टिक के रिगार्डिंग का जो ट्रीटी है उसको बेसिकली 175 जो कंट्रीज है उनके द्वारा इसको यहाँ पे जो साइन है वो किया गया है, बट उसका जो नेगोशिएशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर है। नवंबर के मंथ के समय उसका जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा 2022 के समय में। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट का जो रेगुलेशन के रिगार्डिंग में जो एक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, रूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर प्लास्टिक को बैन किया जाता है, इंडिया के द्वारा उस समय सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया था। आप देखिए कि जो वाटर बॉटल्स है उनका एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि वाटर बॉटल्स को वहाँ पे जो प्लास्टिक का वाटर बॉटल है उनको अलाउ किया गया था। उसके बिहाइंड का रीजन ये है कि कोई एक्सेसिबिलिटी का आपको अल्टरनेटिव है वो भी पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे भी यही डिस्कस किया गया है कि आप कंप्लीटली अगर बैन करते हो प्लास्टिक को तो आप देखिए कि उसका जो अल्टरनेटिव है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से आपको एक्सेसिबिलिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। एक्सेसिबिलिटी है, किसी भी चीज़ को आप कैरी कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्लास्टिक नहीं रहेगा तो उसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे कि आप चीज़ें हैं उनको कैरी कर सको, उनको एक्सेसिबल कर सको। स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है, अभी नेगोशिएशन फेज के अंदर में है। लीगल सेक्टर के बारे में हमने यहाँ पे देखा, प्रो एंड कॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रो एंड कॉन्स के अंदर में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आरबीआई के द्वारा कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस है वो लगाए गए थे रिसेंटली कि आपके द्वारा जो नए जो कस्टमर्स हैं उनको ऑन बोर्ड है वो नहीं किया जा सकता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन का जो प्रोसेस है उसकी रिगार्डिंग में। आरबीआई के द्वारा समय समय पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको कुछ जो रूल्स हैं उनको कंपाइल करना होता है। बट आप देखिए अगर वो रूल्स को यहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे तो आरबीआई के द्वारा उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भी लगाए जाते हैं। तो आपको आरबीआई का जो पावर है वो जरूर से पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उनको रेगुलेट भी किया जाता है इसी तरीके से। तो कोटक महिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में डिस्कस किया गया। यूके के द्वारा रवांडा के अंदर में काफ़ी सारे जो माइग्रेंट पर्सन हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। तो आप देखिए कि डिपोर्टेशन के रिगार्डिंग में आपको रवांडा के बारे में पता होना चाहिए। लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। रिफ्ट वैली के अंदर में इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे रवांडा के अंदर में डिपोर्ट किया गया है, पर रवांडा के वहाँ पे काफ़ी सारा जो आपको इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। इन्फ्लेशन वहाँ पे काफ़ी हायर है, क्या रवांडा सेफ है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। हाँ, वहाँ पे जो नाइबर कंट्री है कोंगो, उसके साथ में काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट के अंदर भी वो इंगेज है, रवांडा का नाम का जो कंट्री है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट का जो वायलेशन है वो काफ़ी हायर देखने के लिए मिला है। लैंड लॉक कंट्री है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उसके समय में भी आप देखिए यहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं उनको डिपोर्ट किया गया है यूके के द्वारा। जो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में हर एक पर्सन के द्वारा अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको कैरी आउट करना चाहिए जब भी अपना जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के अंदर कहा गया। आप देखिए उनका यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो जरूर से होना चाहिए जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चाइना के जो नए एम्बेसडर्स हैं वो इंडिया के लिए अपॉइंट किए गए हैं। आप देखिए बॉर्डर एरिया के अंदर में इंडिया और चाइना का जो स्टैंड अप है जो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है कुछ बॉर्डर एरियाज के अंदर में डिस्प्यूट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एम्स्टर्डम के अंदर जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, उन प्रोटेस्टर को पुलिस के द्वारा बेसिकली यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर हैं जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। अल जजीरा को इजराइल के द्वारा बैन किया गया है स्टूडेंट्स, अल जजीरा उनके द्वारा वर्क को नहीं कैरी आउट किया जा सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको असैसिनेशन का या उनको एलिमिनेट करने का एक जो कुछ प्लानिंग है उसको बेसिकली यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा रसिया के द्वारा जो प्लॉट किया गया था उसको यूक्रेन के द्वारा बेसिकली यहाँ से ट्रैप कर लिया गया है या उसको पकड़ लिया गया है। ताइवान के द्वारा कहा गया है कि चाइना के कुछ शिप वेसल्स हैं उनका जो प्रेजेंस है प्रोहिबिटेड वाटर के अंदर में देखने के लिए मिला है। अफगानिस्तान का जो पर्सन है उसको मेन रीजन माना गया है, यहाँ पे चाइनाइज जो पर्सन है जिनके ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है।
आप देखिए उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर के अंदर में आता है, तो क्या उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके द्वारा रिलीजन के बेसिस पे रूल किया जाता है, या क्या उनके द्वारा भी पावर को इस तरीके से टेक ओवर किया जा सकता है कि जिसको पाकिस्तान का जो तालिबान का एक सेक्शन या फैक्शन के रूप से आप देख सकते हो। तो आप देखिए उसी को देखते हुए पाकिस्तान और तालिबान के जो रिलेशंस है वो आपको अच्छी फेज के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेंगे लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि गाजा के अंदर जो सीज फायर है उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे होस्टेज जिनको बनाया गया था हमास के द्वारा, उनकी फैमिलीज के द्वारा बेसिकली कहा गया है, फॉरेन जो कंट्रीज है उनसे प्रेशर का डिमांड किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इजराइल के द्वारा 90% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे कहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर में 34,000 जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। बट आप देखिए कि जिन पर्सनस को रेस्क्यू किया गया था उनको यहाँ पे रिलीज है वो नहीं करवाया गया है इजराइल के द्वारा। ये इजराइल का आपको वॉरफेयर का एक फेलियर है वो भी देखने के लिए मिलता है कि आपके द्वारा डिस्ट्रॉय तो कंप्लीटली गाजा स्ट्रिप को कर दिया गया है, बट आपके द्वारा जिन पर्सनस को रेस्क्यू करवाना था, जिनको होस्टेज बना लिया गया है, उनको अभी तक आपने रेस्क्यू है वो नहीं करवाया है। आप देख कुछ यहाँ पे जो होस्टेज है उनको रेस्क्यू भी किया गया था, बट उनको एलिमिनेट कर दिया गया फोर्सेज के द्वारा कि उनको लगा कि ये जो पर्सनस है वो हमास के ही जो सोल्जर्स हैं उनसे बिलोंग किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुतिन के द्वारा पॉलिटिकल पावर को फिर से अज्यूम किया गया है, ओथ लिया गया है नेक्स्ट टर्म के रिगार्डिंग में, तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि रसिया के अंदर भी आपको इलेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, बट कोई यहाँ पे जो कैंडिडेट है जो यहाँ पे इलेक्शन को अच्छे से डिफीट कर सके वो कंटेस्ट नहीं करता है। ये अपोजिशन के जो लीडर हैं जिनके द्वारा क्रिटिसिज्म को कैरी आउट किया गया था, उनका जो डेथ है, नवेल्नी नाम के जो पर्सन है उनका जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिला था। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।